आज सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर हर भारतीय को गर्व है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है और इसके लिए आप भी चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वो चांद पर लैंड कर जाए। क्योंकि रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग तो हो गई, अब जो सवाल है वो ये कि आगे क्या होगा, उसकी कई प्रक्रियाएं हैं। तो आपको बता दें कि करीब 175 किलोमीटर ऊपर सेपरेशन यानी कि चंद्रयान 3 के अलग होने की प्रक्रिया हुई। सेपरेशन के बाद आगे की यात्रा का चरण आता है और फिर चंद्रयान के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ चंद्रयान चंद्रमा के धुरी में चक्कर लगाने लगता है और इसके बाद डीप बूस्ट, फिर लैंडिंग फेज की शुरुआत होती है। और आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। फिर रोवर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर सारे डाउट किस तरह से क्लियर हो रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 इस बार 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला चरण धरती पर होने वाले काम है। पहले फेज में 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाना। और तीसरा, धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। फिर वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा फेज लूनर ट्रांसफर है, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी को ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे समय से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा फेज लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा फेज, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें फेज में प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा फेज डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां फेज प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां फेज, जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां फेज, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां फेज, प्रोपेल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है। अब सवाल ये आता है कि चांद के सफर कैसे पूरा होगा। तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल किस चंद्रयान 3 जिसने उड़ान भर ली है वो आगे काम करेगा। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर लगा हुआ है। इसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जो कि 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। और इसकी लैंडिंग लूनर साउथ पोल के हिस्से में होगी। लैंडिंग के बाद मिशन मून में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा और रोवर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा, जो चांद की सतह पर ही घूमेगा। जिसके बाद रोवर सबसे पहले चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा और इस तस्वीर के आते ही चांद का ये मिशन भी पूरा मान लिया जाएगा। जिसके बाद और भी प्रक्रियाएं हैं। आगे की रिपोर्ट में ये प्रक्रियाएं आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है
नई संभावनाओं को तलाशना है तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी। फिलहाल सबकी नजर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर है। 3, 2, 1. We have ignition. इधर दिल्ली में सैलाबी संकट पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के एक साथ मीडिया के सामने आए तो दिल्ली में एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े कर दिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मदद कीजिए। इस पर एलजी ने कहा कि ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है। तो दूसरी तरफ दिल्ली को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से इस आपातकाल में सीख लेने की जरूरत है। कैसे सीएम योगी और सीएम धामी ग्राउंड पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं और हर संकट में साथ रहने की बात कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली लाचार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तैयार। दिल्ली की गलियां, दिल्ली के चौबारे, दिल्ली की सड़कें सब डूब चुकी हैं। बापू की समाधि की जल समाधि हो चुकी है। क्या आईटीओ, क्या राजघाट, हर तरफ पानी ही पानी और देश की राजधानी बेबस और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए। इसी के सारे निवेदन है छोटा सा जी। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। आसमानी आफत कहाँ नहीं है, लेकिन जो दिल्ली का हाल है उससे जनता बेहाल है। 3 तस्वीरें देखिए। एक तरफ दिल्ली दरिया बन चुकी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कैसे दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति हो रही है और कैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ग्राउंड जीरो पर पीड़ितों के बीच है। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। फर्क तो जरूर है
क्योंकि जहां देश की राजधानी पानी पानी है, मानो यमुना की सुनामी हो, लेकिन जो नदी दिल्ली को डुबो रही है, लचर व्यवस्था की पोल खोल रही है, वही नदी जब दिल्ली से आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में हालात अंडर कंट्रोल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, लेकिन यमुना ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि दिल्ली झीलों का नहीं बल्कि समंदर का शहर नजर आने लगी। खैर, ब्लेम गेम से नहीं, दिल्ली वालों को सिर्फ सुरक्षा और मदद की जरूरत है। जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आ रही है, कुछ ऐसी ही उम्मीद दिल्ली वालों को केजरीवाल से है। ये वक्त राजनीति का नहीं, मुख्यमंत्री योगी और सीएम धामी की तरह अपनों के बीच मदद पहुंचाने का है। किसानों को भरोसा दिलाने का है, मजदूरों को दाना पानी मुहैया कराने का है, लेकिन दिल्ली के जिम्मेदार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली में जल भराव की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए राजघाट जो है वो आधा डूब चुका है और पानी जो है वो चारों ओर है। और यही हाल जो है वो आईटीओ का है, इंद्रप्रस्थ का है, लाल किले का है, हर जगह का है, क्योंकि जो पानी है वो जगह जगह भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए जल स्तर की, तो अभी 7 बजे का बाद अभी ये जो अपडेट है कि जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो 208.44 जो है वो लेवल है, जो लगातार कम होता दिख रहा है। लेकिन जगह जगह पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। खैर, राजनीति में अपनी अपनी कहानी, कोई ब्लेम गेम के सहारे यमुना किनारे तो कोई बाढ़ पीड़ितों के बीच भरोसा दिलाने की भले ही आपदा प्राकृतिक हो, लेकिन सरकार हर मुश्किलों से बचाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा और यात्रा को लेकर इंतजामों की। 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगती, बल्कि कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर चल रहे शिव भक्तों पर फूल बरसा रहे हैं और उनके स्वागत में जगह जगह कैंप भी लगाए गए हैं, जहां बाबा के भक्तों की पूरी श्रद्धा भक्ति से वेलकम किया जा रहा है उनका। लेकिन जो तस्वीर आज देखने को मिली वो बेहद रोमांचित कर देने वाली थी, जब सीएम योगी खुद अपने हाथों से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए नजर आए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसी तस्वीर आज देखने को मिली। उत्तर प्रदेश बम बम बोल रहा है। सड़कों पर बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां शिव भक्तों पर सीएम योगी ने अपने हाथों से पुष्प वर्षा की, तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी सीएम योगी के साथ कांवड़ियों पर फूल बरसाते नजर आए। लेकिन सबसे हैरान तो वो कांवड़िए नजर आए जो सीएम योगी के हाथ खुद पर पुष्प वर्षा होते देख रहे थे। और फिर ये हैरानी उत्सव और जश्न में तब्दील हो गई और सीएम योगी को अपने बीच देखकर कांवड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दूसरी तरफ आज वो तस्वीर भी देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर आसमान से फूलों की बारिश होने लग गई। हेलीकॉप्टर से बाबा के भक्तों पर ऐसे पुष्प वर्षा हो रही थी मानो देवता जमीन पर उतर आए हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। सीएम योगी के आने से पहले ही मोदीपुरम में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए।
इस दौरान मुख्यमंत्री के लिए दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। तो वहीं कांवड़ियों के सैलाब को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इस दौरान कांवड़िए सीएम योगी की एक झलक पाने को काफी बेताब नजर आए। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं, ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ कांवड़ यात्रा पर पाबंदी नहीं बल्कि फूलों की बारिश होती है और इसकी तस्वीर आज देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी बेस्टिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी भी दम दिखाती नजर आई और इसके अलावा फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ ही भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की वकालत की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, पीएम मोदी फ्रांस दौरा कैसे यादगार साबित होने वाला है। पीएम का ये दौरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत और फ्रांस की दोस्ती का दिन, प्रधानमंत्री मोदी के नाम फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान का दिन, जब उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। मौका फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी कि बेस्टिल डे का था, जिस दिन पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया और परेड का आगाज हुआ तो इस बार आन बान शान में भारत की तीनों सेनाओं के मार्चिंग दल ने 4 चांद लगा दिए। भारत से आए राफेल विमानों ने हवा में हुकार भरी तो नजारा देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा रक्षा और अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये यात्रा भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है और बेस्टिल डे के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊंचाई का संकेत देता है। भारत कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज दुनिया देख रही है, चाहे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर कुछ और। मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन इस बार उन्होंने यूएनएससी में स्थानीय सदस्यता की वकालत की है, वो भी फ्रांस दौरे के दौरान। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ के अधिकारियों को लंबे समय से नकारा गया, यही वजह है कि इन देशों में इनका दर्द नजर आता है। इसके बाद भारत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ऐसे में उसे फिर से अपनी सही जगह पाने की जरूरत है। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। दरअसल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, जिसके पास वीटो पावर है। ये देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। लेकिन भारत अब इसमें शामिल होने के लिए वैश्विक मंच से कूटनीति पंच जड़ दिया है, यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दुनिया में भारत का डंका बजना ही चाहिए। इस दौरान उन्होंने G20 को लेकर भी अपनी बात रखी। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है।
पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। यानी पीएम मोदी का फ्रांस दौरा दमदार दोस्ती के साथ ही दुनिया के लिए यादगार हो गया, क्योंकि जिस तरह पेरिस में भारतीय सेनाओं ने दम दिखाया, कुछ उसी तरह पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की यारी को भी दुनिया सलाम कर रही है और पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस नेचुरल पार्टनर हैं। रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों को मूल स्तंभ देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास का प्रतीक भी है, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया। रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।